हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस पॉइंट में। साथियों, आज हम जानेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का काल है? ऑप्शन ए है पुनर्जागरण काल, बी जागरण सुधार काल, सी छायावादोत्तर काल, डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुनर्जागरण काल। हमारा ऑप्शन बी है जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है और इसकी जो काल अवधि है वो 1900 से 1922 ईस्वी है। अगर क्वेश्चन में आता है कि जागरण सुधार काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ आंसर होगा द्विवेदी युग। हमारा अगला ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है और इसकी जो काल अवधि है वो है 1938 से 1947 ईस्वी। अगर क्वेश्चन में आता है शुक्लोत्तर युग का काल अवधि क्या है, तो वहाँ आंसर होगा 1938 से 1947 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। जो आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ आंसर होगा द्विवेदी युग। हमारा अगला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर कवि के रूप में भी जाना जाता है और ये स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन से कवि राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए, तो वहाँ आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक नाटक है विद्या सुंदर, इसका इन्होंने बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? ऑप्शन ए है प्रिय प्रवास, बी वैदेही वनवास, सी यशोधरा, डी पल्लव। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पल्लव। जो पल्लव है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। जो पल्लव हैं ये सुमित्रा नंदन पंत का कविता संग्रह है। हमारा ऑप्शन ए है प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना है और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वहाँ हो जाएगा प्रिय प्रवास। हमारा अगला ऑप्शन है वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है और जो ये वैदेही वनवास है रचना है ये एक खंड काव्य है और जो वैदेही वनवास रचना है इसको 18 सर्ग, इसमें से 18 सर्ग हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि वैदेही वनवास रचना को कितने सर्गों में विभाजित किया गया है, तो वहाँ आंसर होगा 18 सर्ग। हमारा अगला ऑप्शन है यशोधरा। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और जो ये यशोधरा है ये महाकाव्य है और इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी का वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी है जयशंकर प्रसाद,
डी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। हमारा ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। और इनकी रचनाएं हैं कवि सम्राट, रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हमारा अगला ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचना है काठ का सपना, पक्षी और दीमक, प्रश्न, लेखन और सौंदर्य का उपासक आदि इनकी रचनाएं हैं। हमारा अगला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनकी एक कविता है आंगन के पार द्वार, और कहानी है कोठरी की बात, और उपन्यास है नदी के द्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना द्विवेदी युग की है। ऑप्शन ए है गुंजन, बी गीतिका, सी प्रियप्रवास, डी ग्राम्या। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियप्रवास। जो ऑप्शन ए है गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और यह एक कविता है। ऑप्शन बी है गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और ये भी एक काव्य संग्रह है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गीतिका किस विधा पर आधारित है तो हो जाएगा काव्य विधा पर। हमारा अगला ऑप्शन है ग्राम्या भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और ये भी एक काव्य संग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन ए है द्वापर, बी तुलसीदास, सी निहार, डी प्यासी पथराई आंखें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निहार। जो ऑप्शन ए है द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है और बी ऑप्शन है तुलसीदास। तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और यह एक काव्य है। ऑप्शन डी है प्यासी पथराई आंखें। तो प्यासी पथराई आंखें यह नागार्जुन की रचना है और यह भी एक काव्य संग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना छायावादी युग की नहीं है। ऑप्शन ए है आंसू, बी साकेत, सी पल्लव, डी झरना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकेत। हमारा ऑप्शन ए है आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो आंसू रचना है इसके प्रथम संस्करण में 126 छंद हैं और आंसू वेदना प्रधान काव्य है। अगर क्वेश्चन में आए कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना वेदना प्रधान है तो वो हो जाएगा आंसू। हमारा अगला ऑप्शन है पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और यह पंत का तीसरा कविता संग्रह है। अगर क्वेश्चन में आए कि सुमित्रा नंदन पंत का तीसरा कविता संग्रह कौन सा है तो वो हो जाएगा पल्लव। हमारा अंतिम ऑप्शन है झरना, जयशंकर प्रसाद की रचना है यह छायावादी कविता की प्रारंभिक पुस्तक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छायावादी कविता की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है तो वहाँ हो जाएगा झरना। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई किस काल की रचना है। ऑप्शन ए है आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिकाल। हमारा ऑप्शन ए है आदिकाल की रचना है पौम चर्यु और पौम चर्यु के लेखक है स्वयंभू। ऑप्शन बी है भक्तिकाल की रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली और इसके लेखक हैं तुलसीदास। हमारा अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक रचना किस भाषा में है। ऑप्शन ए है अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी अपभ्रंश। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। ऑप्शन ए है अवधी जो है ये कुतुबन की एक रचना मृगावती है। जो ये मृगावती है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगर क्वेश्चन में आए कि मृगावती के लेखक कौन हैं तो वहाँ हो जाएगा कुतुबन। अगर पूछा जाए
कि मृगावती किस भाषा में लिखी गई है, तो वहाँ हो जाएगा अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली, हिंदी में खड़ी बोली के पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी में खड़ी बोली के पहले कवि कौन हैं, तो वहाँ हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा अंतिम ऑप्शन है अपभ्रंश। अपभ्रंश स्वयंभू जो है ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा के महाकवि कौन हैं, तो वहाँ हो जाएगा स्वयंभू। हमारा अगला क्वेश्चन है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है विद्रोह करना, बी रंग जमाना, सी युग बोलना, डी रुस्तम होना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्रोह करना। ऑप्शन बी है रंग जमाना। तो रंग जमाना का अर्थ होता है प्रभाव बढ़ना। और ऑप्शन सी है युग बोलना। तो इसका अर्थ होता है बहुत समय बाद होना। और ऑप्शन डी है रुस्तम होना। तो इसका अर्थ होता है शक्तिशाली होना। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊधम शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए हास, बी उन्मुख, सी आलस, डी चपल। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आलस। हास का विलोम होगा बिहास, उन्मुख का होगा विमुख और चपल का होगा गंभीर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विवरण चिन्ह है। तो इसमें जो चिन्ह बना है ऑप्शन ए में उसे कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और जो बी वाला है वो है, जो बी वाला चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। तो इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सी वाला चिन्ह है वो उसको कहते हैं लाघव चिन्ह। और जो डी वाला है उसे कहते हैं लोप चिन्ह। हमारा अगला क्वेश्चन है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। ऑप्शन ए है रचना, बी वाक्य, सी अर्थ, डी शब्द। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाक्य। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है पानी, बी विद्यालय, सी लंबोदर, डी इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा पानी। जो रूढ़ शब्द होता है उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ते भी हैं तो उसका सही अर्थ नहीं निकलता, यानी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो विद्यालय है ये यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और अगर इन्हें तोड़ा जाए तो सार्थक शब्द निकलता है। जैसे अगर विद्यालय को हम तोड़े तो विद्याधन आलय, यानी विद्या भी एक सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है। और जो लंबोदर है ये योग रूढ़ शब्द है। जो योग रूढ़ शब्द होता है ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।